रावण कहीं भगवान महावीर का उपदेश देता है क्या? अब राजद के लोग अपराध के बारे में बोल रहे हैं, राजद के लोग करप्शन के बारे में बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अब रावण भी बैठाल के भगवान राम जी को कह रहा है, बैठे बैठे राम जी हम आपको उपदेश दे रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। अगर करप्शन है, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि करप्शन है, हम लालू जी की तरह नहीं है कि टेम्पू के ऊपर में और स्कूटर के ऊपर में अरबों रुपए का चारा ढो दिया, जानवर ढो दिया और बड़ा आराम से कहते हैं कि हम ईमानदार शासन देंगे। हम वैसे नहीं है। गलत है तो छाती ठोक कर कहते हैं कि गलत है, इसमें सुधार की आवश्यकता है। सूबे के कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं कि लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। भाई साहब, न्यूज चैनल वाले लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाएंगे क्या? कैबिनेट मंत्री हैं, कैबिनेट के मीटिंग में बैठिए, बैठ करके सरकार को कहिए कि भाई एजेंडे में इसको शामिल करिए, प्रतिबंध लगा दीजिए। किसने रोका है? ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा है। जनता को गुमराह करने के लिए ऐसे बयान दिए जाते हैं। का जादू की छड़ी नहीं है कि सरकार बनी और 19 लाख रोजगार दे दिया। आज भी होमगार्ड की वैकेंसी निकाली, हम हर दिन वैकेंसी निकाल रहे हैं। 19 लाख का टारगेट उन्होंने फिक्स किया है। आप देखिएगा 40 लाख नौकरियां देंगे 5 साल में। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। दानिश रिजवान मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं और अफ्तार पार्टी में शिरकत कर रहे हैं। खास बातचीत करेंगे। पहले स्वागत है आपका मुजफ्फरपुर में। और अफ्तार पार्टी के बाद बिहार की राजनीति में बड़ी भूचाल सी आ गई है। बड़े स्तर पे पटना में देखने को मिला था। दानिश रिजवान आज मुजफ्फरपुर में है, क्या कहेंगे? कोई राजनीतिक भूचाल नहीं आया है। कुछ लोग स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं। सूबे में कोई राजनीतिक भूचाल तो नहीं दिखाई दे रहा है। और अगर नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के राष्ट्रपति के बुलावे पे जाकर वहां भोजन कर ले तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका के वो राष्ट्रपति बनने गए हैं। तेजस्वी यादव जी ने हमारे मुख्यमंत्री, बिहार के सूबे के मुख्यमंत्री को अपने यहाँ बुलाया। वो सर्वधर्म संप्रदाय की बातचीत करते हैं, तमाम लोगों की सद्भावना की बातचीत करते हैं। वो दावत इफ्तार में गए। अब उसमें कोई ये कह दे कि हमारे कान में तो बोले हैं कि सत्ता परिवर्तन होगा। भाई साहब, हम कान को नहीं सुनेंगे, हम राज्य की आवाम को सुनेंगे। राज्य की आवाम ने 2020 में माइंडेड माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को दिया है और ये सरकार 2025 तक बेदस्तूर चलेगी। इसमें किसी को कोई शक होने की जरूरत नहीं है। क्या लगता है एनडीए के अंदर सब कुछ बेहतर है? बेहतर से भी बेहतर है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप लोग जो बार बार ये मीडिया में सवाल उठता है कि विवाद है, दो बर्तन जब एक जगह इकट्ठा होता है और हवा का रुख तेज होता है तो बर्तन भी आवाज करता है। यहाँ तो दलों का गठबंधन है तो छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि एनडीए मजबूत नहीं है। एनडीए अक्सर एनडीए में दानिश रिजवान हो या हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी का बयान सुर्खियां बनती है। हमेशा सत्ता के पक्ष में न रह करके उनके खिलाफत में अक्सर बयान सुर्खियां बटोरती है। क्या कहेंगे, क्या मायने लगाए जाएंगे इसको? देखिए, सच कहना अगर बगावत है तो आप हमें बागी कह लीजिए। भ्रष्टाचार के मुद्दे पे अगर हमारे मुजफ्फरपुर यूथ के लोग सदर अस्पताल में जाकर सिविल सर्जन को फटकार लगाते हैं और अगर कोई ये सवाल उठाता है कि आपके सिविल सर्जन है, तो मुझे लगता है ये कहीं से ठीक नहीं है। खराब सड़क को लेकर के हमारे अगर कार्यकर्ता जाकर सड़क जाम करते हैं तो हमें लगता है ये बिल्कुल ही सही है, लोकतांत्रिक तरीका है। अगर किसी गरीब की झोपड़ी को उखाड़ा जाए और हमारे लोग वहां पहुंच जाते हैं कि नहीं, उनके लिए घर की व्यवस्था कीजिए, तब झोपड़ी उखाड़िए, हम स्वागत करते हैं। क्या जरूरत आन पड़ती है जब सरकार में रहते हुए सरकार के मंत्री ही भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, सहयोगी दल भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, तो क्या सरकार में बने रहना चाहिए वैसे दलों को? देखिए, अगर हाथ में घाव हो जाए तो हम डॉक्टर को जाके बताते हैं ना कि देखिए भाई मेरे फ्लैट जगह घाव हो गया है। इसका मतलब ये थोड़े है कि हम हाथ काट के फेंक देते हैं कि अब घाव हो गया, छोड़ दीजिए, हटाइए, अब दूसरा हाथ लगाया जाएगा प्लास्टिक का। ऐसा होता है क्या? अगर भ्रष्टाचार है, कमियां हैं, तो हम कमियों को दुरुस्त करेंगे, ना कि ये कहेंगे कि सरकार खत्म है, छोड़ो दूसरी जगह सरकार बनाएंगे। ऐसा होता है क्या? एक सिस्टम बना हुआ है। अगर करप्शन है, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि करप्शन है। हम लालू जी की तरह नहीं है कि टेम्पू के ऊपर में और स्कूटर के ऊपर में अरबों रुपए का चारा ढो दिया, जानवर ढो दिया और बड़ा आराम से कहते हैं कि हम ईमानदार शासन देंगे। हम वैसे नहीं है। गलत है तो छाती ठोक कर कहते हैं कि गलत है, इसमें सुधार की आवश्यकता है। अच्छा, लेकिन कहा जाता है राजनीति संभावनाओं का खेल है, अनिश्चितताओं का खेल है। कब क्या होगा कोई नहीं जानता। क्या लगता है आने वाले निकटतम भविष्य में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा एनडीए के गठबंधन के साथ ही रहेगी या उनको कुछ ऑफर विशेष तौर पे मिलती है तो महागठबंधन के साथ भी जा पाएंगे? देखिए, राजनीति ही अस्थिरताओं का खेल नहीं है, जिंदगी भी है। आज हम बोल रहे हैं, अगले पल रहेंगे कि नहीं रहेंगे
ये ठीक नहीं है। हो सकता है यहाँ से निकलेंगे गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, तो ये राजनीति नहीं, असल ज़िंदगी में भी ऐसा होता है। लेकिन वर्तमान परिवेश पे देखा जाए तो हम एनडीए के साथ हैं, मजबूती से हैं, और हम ऑफर के लिए नहीं, बिहार की जनता के लिए सरकार में। अच्छा, दानिश रिजवान की बात हमेशा सोशल मीडिया पे एक चीज़ रहती है, सुर्खियाँ बटोरती है। परिवारवाद के खिलाफ आप हमेशा से खासकर राजद को आप टारगेट किए, और होना भी चाहिए क्योंकि वो दिखता भी है। लेकिन हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का नई कार्यकारिणी के गठन के बाद क्या जरूरत आन पड़ी? क्या दानिश रिजवान में वो नेतृत्व की क्षमता नहीं थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने बेटे को आगे बढ़ाते हैं और अपने संरक्षक के तौर पे पार्टी का कमान हाथ में रखते हैं? देखिए, मुझे लगता है अभी तक आपने संतोष जी को तब समझा नहीं है। संतोष हम जी, तो दानिश जी को समझ रहे हैं कि नेतृत्व की क्षमता है। संतोष जी में संतोष जी सिर्फ जीतन राम मांझी जी के बेटे नहीं हैं, और हमें लगता है कि आप उनके बारे में जब जानेंगे तो आपको खुद लगेगा कि वैसे व्यक्ति को पार्टी का अध्यक्ष बनना चाहिए था। किसी राज्य के किसी कैबिनेट मंत्री के बेटे को किसी ने पोस्टर साटते देखा है क्या? जीतन राम मांझी जी बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री थे, और संतोष मांझी जी यूनिसेफ के एक वर्कर हुआ करते थे, और वो पोल पर चढ़कर पोस्टर साट रहे होते थे। तो आज परिवारवाद आपकी पार्टी में भी तो दिख रही है। परिवारवाद नहीं है। आप काम करिए, मैं काम करता हूँ। हमारी पार्टी में जीतन राम मांझी जी के दामाद भी हैं, उनके छोटे पुत्र भी हैं। ऐसा नहीं, परिवार के बहुत लोग हैं, उनकी समधन खुद हैं। लेकिन जितनी एग्रेसिव दानिश रिजवान होते हैं उतने एग्रेसिव अन्य वर्कर नहीं दिखते। मैं पार्टी का प्रधान महासचिव हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद अगर किसी का पार्टी में नंबर आता है तो प्रधान महासचिव का आता है। मैं पार्टी का प्रधान महासचिव हूं। एक मामूली कार्यकर्ता था। जब 20 फरवरी 2015 को हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का बीज बोया गया था, उस टाइम से पार्टी में जुड़ा हूं, एक वर्कर के हैसियत से था। आप यकीन नहीं करेंगे, पार्टी का कुर्सी आज भी मैं सरियाने के लिए बैठा होता हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पार्टी पद से नहीं होती है, पार्टी कर्मठता से होती है। और मुझे लगता है कि हमारे दल का, आपके जिले से देख लीजिए, हमने एक युवा को युवा टीम में जोड़ा, फिर उसको स्टेट कमेटी में लिया, आज वो नेशनल कमेटी का मेंबर है। हम हर एक कार्यकर्ताओं को खोज कर जवाब, उनको अगर उन्होंने काम करा है तो निसंदेह हम उनको जगह देते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष मांझी जी ऐसे नहीं बने हैं। आपने किसी पार्टी के नेता को नहीं देखा होगा कि रात के 2 बजे कार्यकर्ताओं के साथ रैली में बैठ के खाना खा रहा होता है। 3 बजे तक उसको फिक्र होती है कि हमारे कार्यकर्ता पहुंचे कि नहीं पहुंचे। 5:30 बजे उसका ये चक्कर होता है कि सारे शौचालय का इंतजाम ठीक है कि नहीं है, और फिर 11 बजे वो इंसान मंच पर होता है। तो वैसे इंसान को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये डेमोक्रेसी जिंदा है, इस चीज का परिणाम है। अच्छा, तो क्या रणनीति होगी? क्योंकि आप भी नए पार्टी में दायित्व पे है, पद पे है, नए बने हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नया मिला है, युवा मिले हैं। क्या आगे की रणनीति होगी? देखिए, आगे की रणनीति हम संगठन को लेकर चल रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि जिला स्तर पर दावत इफ्तार का आयोजन हो रहा है। आज हमारे मीम का भी दावत इफ्तार था, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का भी दावत इफ्तार है। हम लोग काम कर रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं, और हमें लगता है कि उसका परिणाम आपको विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर हम अपने कैंडिडेट्स उतारेंगे। एनडीए गठबंधन में बीजेपी की ओर से लगातार उनके नेता के द्वारा बयानबाजी हो रही है, लाउड स्पीकर को लेकर के, जो मस्जिदों में बजाया जाता है, इस पे क्या ख्याल है आपका? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज का अलग अलग एजेंडा होता है। गठबंधन में आप हैं ना? पॉलिटिकल पार्टीज का अलग अलग एजेंडा होता है। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा होगा, लेकिन हमें एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि वो डिमांड किससे करते हैं। सूबे के कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं कि लाउड स्पीकर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। भाई साहब, न्यूज़ चैनल वाले लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाएंगे क्या? कैबिनेट मंत्री हैं, कैबिनेट के मीटिंग में बैठिए, बैठ करके सरकार को कहिए कि भाई एजेंडे में इसको शामिल करिए, प्रतिबंध लगा दीजिए। किसने रोका है? ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा है। जनता को गुमराह करने के लिए ऐसे बयान दिए जाते हैं। इसका सच से कोई वास्ता नहीं होता है। मूवी चलती है ना फिल्म में कि सारे चित्र काल्पनिक है, इससे सच का कोई वास्ता नहीं है। वैसे ही जो नेता इस तरह की बयानबाजी मीडिया में आकर करते हैं, मुझे लगता है वो सच का सामना नहीं करना चाहते। भगवान राम को लेकर के जीतन राम मांझी का बयान कई बार आ गया, काल्पनिक मानते हैं उनको भगवान राम को लेकर के। इतनी बयानबाजी हुई कि उन पे कई लोग, उनका पुतला तक मुजफ्फरपुर में फूंका गया था। क्या कहेंगे इस पे? तब तो जवाहरलाल नेहरू जी की किताब को जला देना चाहिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जो कोर्ट में भारत सरकार ने एफिडेविट किया है, उसको फाड़ के फेंक देना चाहिए। जीतन राम मांझी जी जीतन राम मांझी जितनी बातों को कहते हैं अपने मन से नहीं कहते हैं। जिन बातों का किताबों में उल्लेख है उसका जिक्र करते हैं। और अगर जीतन राम मांझी जी की बातें आपको लगती है कि गलत है, तो मुझे लगता है, देखिए, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। तुलसीदास जी का पीरियड बाबर के बाद का पीरियड रहा है। मतलब बाबर ने, जो तथाकथित कहा जाता है कि राम जन्मभूमि को तोड़ दिया, बाबरी मस्जिद बना दी,
ये आरोप लगता है। बाबर अपनी पूरी जिंदगी में अयोध्या नहीं गया, और ना ही बाबर के बाद जब तुलसीदास दास जी ने किताब लिखी है तो उसमें जिक्र जरूर करते कि बाबर ने मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना लिया। देखिए, इतिहास में बहुत ऐसी चीजें पेचीदगी है जिसको समझने की को बदला जा रहा है। देखिए, इतिहास को बदलने की कोशिश अलाउद्दीन खिलजी ने भी करी थी, और परिणाम क्या आया वो सबको पता है। किताबों की बातों का जिक्र करते हैं, मुझे लगता है उसको ज़्यादा तूल देने की आवश्यकता नहीं। आखिरी सवाल आपसे होगा, मुख्य विपक्षी दल राजद द्वारा लगातार दवाई, कमाई, सिंचाई, रोजगार, पलायन की बात होती है, बिहार में अपराधीकरण की बात होती है, बिहार में कल भी या आज 2 हत्याएं हुई है जहानाबाद के तरफ में। क्या कहेंगे बिहार में रोजगार, जो विपक्ष के मुद्दे हैं, वो कितनी ज़रूरत है बिहार के लिए? रावण कहीं भगवान महावीर का उपदेश देता है क्या? अब राजद के लोग अपराध के बारे में बोल रहे हैं, राजद के लोग करप्शन के बारे में बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अब रावण भी बैठाल के भगवान राम जी को कह रहा है, बैठे बैठे राम जी हम आपको उपदेश दे रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। तेजस्वी 2 लाख करोड़ नहीं, 19 लाख रोजगार। आप 5 साल में 19 लाख रोजगार देने की बातचीत है। आप देखते जाइए, हर दिन वैकेंसी निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार जादू की छड़ी नहीं है कि सरकार बनी और 19 लाख रोजगार दे दिया। आज भी होमगार्ड की वैकेंसी निकाली, हम हर दिन वैकेंसी निकाल रहे हैं। 19 लाख का टारगेट उन्होंने फिक्स किया है। आप देखिएगा 40 लाख नौकरियां देंगे 5 साल में। शराबबंदी के विषय में क्या ख्याल है? देखिए, शराबबंदी कानून ऐसे तो देखा जाए तो आम लोगों के लिए जायज़ है, लेकिन कुछ कमियां हैं जिसमें संशोधन की हम डिमांड कर रहे हैं। तो दानिश रिजवान जी हमारे साथ थे, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रधान महासचिव, और दावत इफ्तार में शिरकत करने मुजफ्फरपुर पहुंचे। खास बातचीत हुई, बिहार के पॉलिटिकल विषयों पर भी बात हुई, और इन्होंने साफ रूप से कहा कि बिहार में एनडीए मजबूती से काम कर रही है, और एनडीए की सरकार जो लगातार सुर्खियां बटोर रही है कि नीतीश कुमार जी जब राजद के इफ्तार पार्टी में गए थे तब से ये कयास लगाए जा रहे थे कि बिहार सरकार गिर जाएगी, लेकिन उन्होंने उसको खारिज कर दिया और साफ रूप से कहा है कि बिहार में एनडीए पूरी मजबूती के साथ है और सरकार चल रही है।